बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के क्रैश कोर्स के अंदर आपका वेलकम है। आज हमारा जो लेक्चर है जी क्रैश कोर्स के अंदर वो है लेक्चर 23, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जीएसए का लेक्चर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर है, और ये लास्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी जो है दो जो चैप्टर हैं उसको मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शॉर्ट शॉर्ट हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं और नॉर्मली एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि ये सारा बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। तो ये पुराना पाकिस्तान है और अब हम आपको पता है 4G के ज़माने में रह रहे हैं, तो अब यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। इसी वजह से हमने जो है दो को मर्ज किया, तो यहाँ पे एनर्जी है, साथ में यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको दोनों को जो है साथ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। नॉर्मली ये जो आईटी का पोर्शन है यहाँ से बहुत कम आता है, क्योंकि ये जो है ना, अब चीज़ें सारी की सारी वो हैं जो अब बच्चों को भी पता है, तो उस वजह से वो यहाँ से पूछते नहीं है कि यार एफपीएससी जो है वो कहीं ये ना कहें कि भी इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से एआई से आ सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम या सर्विलेंस, ये एक दो टॉपिक ऐसे हैं, ठीक है। या ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली थोड़ा सा ट्रेंडिंग में है, आपको पता है, तो इस वजह से इनको डिस्कस किया जाता है। बाकी जो है उस सिलेबस के हवाले से है, तो उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से जो है एनर्जी के हवाले से एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि अब आपको पता है हम इस टाइम पे जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और साथ में हम जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, तो उस हवाले से जो है ना फिर यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जी, हाउ कंप्यूटर वर्क्स। अब देखिए ये टॉपिक है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब हमें पता है कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्योंकि ये तो एक सेकंड क्लास के बच्चे को भी पता है। ऐसा ही है कि ये सेकंड क्लास के बच्चे का है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है जी, डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और डिजिटल इंफॉर्मेशन को जो चीज प्रोसेस करे उसे हम कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है। और ये चेंजिंग इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी नंबर्स, जिसको 0 और 1 की लैंग्वेज हम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा नहीं समझता। तो हम इसको, ये कोड है 0 और 1 का, ये कोड देते हैं, यानी हम जो भी इनपुट देते हैं इसे, ठीक है, जो भी इनपुट देंगे उस इनपुट को आगे ये कन्वर्ट करेगा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, और उसके हिसाब से ये अपना डाटा लेगा 0 और 1 के हिसाब से, और फिर हमें जो है उस पूरे के पूरे को आंसर को हमें आंसर की जगह कंपाइल करके देगा। तो ये इसका कोड है। अगर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि भाई 0 और 1 का जो बाइनरी कोड है उसी पे कंप्यूटर काम करता है, जिसे हम इनपुट देते हैं। अब कंप्यूटर कुछ डिवाइसेस का मिक्सचर है और कुछ डिवाइसेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम देते हैं, जाहिर बात है जो हम इनपुट देते हैं उसे, और उसके नतीजे के तौर पे वो क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है जी। उसको प्रोसेस करेगा चिप से, अपने कंप्यूटर से, ठीक है, सीपीयू से उसको जो है प्रोसेस करेगा। अब सीपीयू के अंदर फिर हमें पता है मुख्तलिफ चीजें होती हैं, जिसके अंदर खास करके रैम जो है वो उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, फिर हार्ड डिस्क है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद फिर क्या होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। सॉरी, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, उल्टा जो है कर रहे हैं। तो इनपुट की डिवाइसेस क्या हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो जाहिर बात है ये इनपुट की डिवाइसेस है। मेरे पास पेन है, या इसे माउस कह लें आप, तो माउस से जो है इनपुट हो रहा है, साथ में कीबोर्ड है, और यहाँ से आगे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद फिर क्या हो रहा है जी, आगे आउटपुट मिल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं वो सारा आउटपुट है इसका, ठीक है। तो ये सिंपली हमें पता है कंप्यूटर के बारे में। अब अगर देखते हैं तो हम इनपुट करते हैं सबसे पहले डाटा, उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है, उसके बाद मेमोरी होती है, इसके अंदर रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहा जाता है, जिसके ऊपर कंप्यूटर सारा सीपीयू जो है वो चलता ही रैम के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस कर रहा होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो हम दे रहे हैं। फिर स्टोरेज है, ठीक है जी, हार्ड डिस्क होती है, या फिर एसएसडी उसे कहते हैं। आजकल कल के जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर जो है एसएसडी, इसी के एडवांस फॉर्म हार्ड डिस्क की होती है, लेकिन एसएसडी उसे कहते हैं, ठीक है, वो आ रही है। और उसके अलावा कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे सीयू से कहा जाता है। और उसके अलावा आउटपुट, यहाँ पे हम जो डिस्प्ले वगैरह देखते हैं, ये जो आउटपुट की डिवाइसेस प्रिंटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मॉनिटर प्रिंटर वगैरह, वो सारे आउटपुट के हैं, या स्पीकर वगैरह हैं, जहां से हम रिजल्ट या नतीजा ले रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद क्या होता है जी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, जिसको एएलयू कहा जाता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है, जो हम लॉजिकल रीजनिंग वगैरह लेते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बस सिस्टम होता है इसके अंदर। बस सिस्टम का मतलब है डाटा ट्रांसफर करना, ठीक है। डाटा ट्रांसफर का एक बस सिस्टम यू बना हुआ होता है, इस तरह से जो है ना डाटा ट्रांसफर होता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी होती है।
नेटवर्क्स की जो है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई यानी विंडो होगी, या तो विंडोज का होगा या मैक का होगा या लिनक्स का होगा। तो अब विंडोज पे आपको होता है पीसी वगैरह चलते हैं, या जो आईफोन के हैं वो डिफरेंट होते हैं, जारी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे में जो है अब विंडोज नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा। अब जैसे अब इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि विंडो 11 जो है या विंडो 12 जो है वो चलती है, आहिस्ता आहिस्ता हर साल नया वर्जन आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे, और एप्लीकेशंस जो है जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं तो ये पीपीटी पे हो रहा है, ठीक है, पावर पॉइंट के ऊपर। तो ये काम क्या हो रहा है जी, ये पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जाहिर बात है काम हो रहा है। इसी तरह से आप जिस पे करेंगे तो डिफरेंट जो है वो होते हैं सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू जो है हम काम करते हैं। फिर बाइनरी कोड जो है, बाइनरी मशीन, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जाहिर बात है जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं 0 और 1 की लैंग्वेज में, फिर उसे आगे कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। टॉपिक 2 है हमारे पास नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क या नेटवर्क्स दोनों है, नेटवर्क या नेटवर्क्स। अब नेटवर्क का मतलब क्या है, नेटवर्क का मतलब ये है कि कनेक्ट किए भी हों 2 से 3 4 डिवाइसेस, या 2 से 3 4 चीजों को हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये नेटवर्क एक बन गया, ठीक है। जैसे क्राइम का नेटवर्क होता है, इसी तरह से सोशल नेटवर्क होता है, हर चीज का जहां पे लोग जुड़े हुए हों, चीजें जुड़ी हुई हों, वो उस हिसाब से उसका नेटवर्क बन जाता है। तो जब कंप्यूटर आपस में मिलते हैं तो कंप्यूटर की जुबान में हम उन्हें कहते हैं कि ये कंप्यूटर का जो है वो क्या है, ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। तो ये जो आपको सामने पिक्चर देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये कंप्यूटर का नेटवर्क है। ये कंप्यूटर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके से कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और पर्पज ये है कि जो काम यहां पे हो रहा है वो यहां पे भी हो, जो यहां पे हो रहा है जो यहां पे हो रहा है, यानी सब के लिए जो है वो कुछ चीजें सेम होंगी। जाहिर बात है एक्सेसिबिलिटी होगी। अब अलग अलग होंगे तो जाहिर बात है एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा। इसका जो डाटा है अगर वो यहां पे हमें चाहिए होगा तो हम कैसे लेंगे, इसका डाटा अगर हमें यहां पे चाहिए होगा मेन कंप्यूटर में कैसे लेंगे। तो यहां पे एक मेन कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, उसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, बाकी सिस्टम्स को कनेक्ट कर देंगे, और जो चीजें वहां से हम अलाउ करेंगे वो हर कंप्यूटर के अंदर जाएंगी, और वहां से हर एम्प्लॉय या हर बंदा जो है उसे एक्सेस कर सकता है सिंपली, ठीक है। तो नेटवर्क होता है 2 या मोर कंप्यूटर्स जो हम मिलकर नेटवर्क बना रहे होते हैं, और ये लिंक किए हुए होते हैं, ऑर्डर के एक खास स्पेसिफिक जो है वो शेयर होता है रिसोर्स का, और शेयर पर्पस यही होता है इसका कि बस कुछ ना कुछ जो वो अलाउ कर रहे हैं, जो फाइल्स अलाउ कर रहे हैं, जो चीजें अलाउ हो रही हैं वो आप तक हो सकें या आप तक पहुंच सकें, ठीक है। ये नेटवर्क होता है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कैसे आते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास लैन नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी स्मॉल ज्योग्राफी के ऊपर, एक मुल्क के अंदर, एक एरिया के अंदर फैला हुआ हो सकता है इंटरनेट का जो नेटवर्क होता है, ठीक है। इसी तरह से फिर है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये एमसीक्यूज में आते हैं नॉर्मली कि भाई लैन से क्या बनता है, वैन से क्या बनता है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हो गई हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब इसी के बीच में आता है लैन, और वैन के बीच में वो होता है मैन, ठीक है जी। मैन क्या है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, दरमियाने दर्जे का जो है ये नेटवर्क है, दरमियाने दर्जे के एरिया पे फैला हुआ हो सकता है। उसके बाद है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, ठीक है जी। और ये पर्सनल डिवाइसेस जो होती हैं, जो एक ही घर के अंदर आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक सिस्टम बनाती हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे पास। नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करते हैं तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, राउटर होता है, स्विच होता है, हब होता है, और गेटवे होता है, जिसके थ्रू हम जो है वो कनेक्ट करते हैं। ये लड़कों को सारी पता है, खैर फीमेल को ही पता है, जमाना बहुत आगे जा चुका है, हर घर में जो है वाईफाई राउटर वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको पता है कैसे जो है कनेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर होता है जो नेटवर्क बनते हैं, इसी के अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है कि कैसे दूसरा कंप्यूटर उसको एक्सेस करेगा, वहां पे कैसे जाएगा। तो हर एक की एक अपनी आईपी है। आप अपनी आईपी से मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह से एक एरिया या एक ऑफिस के अंदर भी अगर कहीं ना कहीं जो है वो, या कॉलेज स्कूल के अंदर भी नेटवर्क बना हुआ है, तो फिर वहां पे जो है नॉर्मल जो नेटवर्किंग होती है जो इंटरनेट के बिना है वो डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरनेट की नेटवर्किंग है वो डिफरेंट है, वहां पे आईपी चाहिए होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल नेटवर्किंग के लिए आईपी की जरूरत नहीं होती, वो आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एचटीटीपी सर्वर्स होते हैं, इसके बिना जो है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। हम जिस भी वेबसाइट को लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं जी, http.google.com, ठीक है। कुछ भी लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट करता है किस्म का, उसको प्रोटोकॉल है। उसके बाद है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, के जब हम फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर तो हम उसको देख रहे हैं। फिर है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये बहुत पुराने जमाने की चीजें हो गई हैं, अब तो ये बहुत आगे हम जा चुके हैं। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्क होता है, ये आज के ज़माने की चीज़ें हैं जी। वायरलेस नेटवर्क के अंदर हम जानते हैं वाईफाई जो है, आज जैसे हमने कहा कि रोटी कपड़ा मकान, और चौथी चीज़ जो बेसिक नीड है वो क्या है जी, वो हमारा इंटरनेट की एक्सेस है। तो उसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास वाईफाई है। फिर है ब्लूटूथ नेटवर्क, ब्लूटूथ से भी शेयरिंग होती है, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी भी हम जानते हैं पुरानी है, या आज जैसे हैंड फ्री वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं।
उसके बाद है हमारे पास है टोपोलॉजीज जी। टोपोलॉजीज का मतलब होता है कि जो नेटवर्किंग होती है वो किस तरीके से की हुई होती है, वो किसी खास वे में की हुई होती है नेटवर्किंग। ये कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स उन्हें ज्यादा पता होगा, ठीक है, कि जो टोपोलॉजीज होती हैं वो स्पेसिफिक वे के अंदर की जाती हैं। जैसे बस टोपोलॉजी है, तो यहां पे देखिए ये टोपोलॉजीज यहां पे आपको देखने को मिल रही है, डिफरेंट टोपोलॉजीज है। ये हमारे पास है बस टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी है, उसके बाद ये प्रिंट टू प्रिंट टोपोलॉजी है, उसके बाद ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास टोपोलॉजीज हैं, ठीक है। और ये उसी हिसाब से, जैसे बस टोपोलॉजी है तो ये सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है, ये देखिए पूरी एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है। इस साइड पे भी जो है वो इसके कंप्यूटर हैं, इस साइड पे भी कंप्यूटर है, और जो मेन लाइन जो कनेक्ट कर रही है वो एक बीच में है। इसी तरह से फिर देखते हैं जी स्टार टोपोलॉजी जो है वो क्या करती है जी, सेंट्रल हब बनाती है या स्विच बनाती है। अब ये स्टार टोपोलॉजी है, ये बीच में जो है वो सेंट्रल हब बना हुआ है, इसकी साइडों पे जो है वो कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो शेप बन रही है उसको वो नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बिना तो जाहिर बात है नेटवर्किंग आज की पॉसिबल नहीं है, अब वो पुराने जमाने के इंटरनेट के बिना नेटवर्किंग खत्म हो चुकी। तो अब जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है हमारे पास, जिसको हम देखते हैं जी वैन है जी, वाइड एरिया नेटवर्क है, जो दुनिया में फैला हुआ है, मिलियन यूजर्स को यूज करते हैं। जैसे आप ये इस टाइम पे लेक्चर ले रहे हैं, वो आप किससे ले रहे हैं, इंटरनेट से। और आईपी एड्रेस आपका, हर एक का आईपी एड्रेस यूनिक है, मेरा आईपी एड्रेस आपसे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी भी होती है, जैसे फायरवॉल है, फायरवॉल विंडो की होती है या नेटवर्क की अपनी हो सकती है। नॉर्मली ये विंडो के अंदर होती है फायरवॉल, कि जो बाहर से कोई भी चीज ऐसी हो जिसको अलाउ नहीं होना चाहिए, जो जिसके अंदर थ्रेट है, उसको अलाउ नहीं करती फायरवॉल। उसके बाद इंक्रिप्शन होती है हर चीज की, कोडेड डाटा होता है। जैसे आप जो है वो व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि भाई ये कोडिंग के अंदर आपका मैसेज जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी तक ये नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचेगा भाई उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोडिंग है। जैसे हम कहते हैं साइफर, वो जो साइफर का केस चला तो वो भी एक किस्म का इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। इसके अलावा ऑथेंटिकेशंस होती हैं, कि आप जो है वो ऑथेंटिकेशन एप्स भी हो सकती हैं, कि जब तक आप डिवाइसेस को वहां से पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मजीद अगर देखते हैं तो अब हम जा रहे हैं जी क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि पहले जो है आपके एक नेटवर्क बना होता था एक एरिया के अंदर, तो आप उसे अलाउ करते थे और कंप्यूटर पे ही अपनी फाइल्स को देख सकते थे। अब जैसे मेरी फाइल्स हैं तो लैपटॉप के अंदर मौजूद हैं, और मेरे पास जब तक ये लैपटॉप नहीं होगा मैं इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग अब दुनिया यहाँ पे जा चुकी है, तो अब हर चीज ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस पे पड़ी हुई है। तो आप चाहे अमेरिका में हो, आपका लैपटॉप हो ना हो, आपके पास कोई मसला नहीं, आपके पास आपकी जीमेल है, आपके पास आईडीज हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, या आपके पास गूगल ड्राइव है तो वो सारा आपको डाटा वहां पे मिलेगा। तो अब क्लाउड नेटवर्किंग हो चुकी है, कि आप इंटरनेट के ऊपर ही अपनी हर चीज जो है एक्सेसिबिलिटीज को ले सकते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में अब जैसे यानी कैसे नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि इथरनेट होता है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद वाईफाई स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे आपने अक्सर देखा होगा वाईफाई का एक छोटा सा चिप मिलती है यूएसबी की, वो लगाते हैं, वो ये उसका कोड है IE80211। इसी तरह से IPv4 या IPv6 जो है, ये प्रोटोकॉल्स हैं जो डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं हम जिससे, ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर मॉनिटरिंग है, ट्रबल शूटिंग है, या बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, कि ये नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाता है, कि जब वो काम नहीं कर रहा या उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, तो ये चीजें होती हैं। फिर मैनेजिंग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें हम जानते हैं कि इस टाइम पर हम 4G में रह रहे हैं, लेकिन अब 5G भी जो है वो 2024 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो जाएगा। दुनिया खैर बहुत आगे जा चुकी है, या IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, अब ये बहुत तेजी से जो है चीजें आगे जा रही हैं, और चीजें सेंसरी चीजों के ऊपर जा चुकी हैं, बहुत तेज से यानी कि कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास है नेटवर्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। अब हमने नेटवर्क को समझा, तो नेटवर्क जो है वो बेस कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। अब मॉडर्न जो नेटवर्क है, ठीक है, तो अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक्चुअली में एक ग्लोबल कंप्यूटर का जो एक सिस्टम है, जो पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ लोग जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और एक पूरे का पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है। वैन का एक जो है वो नेटवर्क बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे जो है वो दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट की हुई है, मल्टी लेवल्स के ऊपर जो है वो कनेक्ट की हुई है। तो ये वास्ट नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ यूजर्स को, और उसको हमने कहा कि ये इंटरनेट है। अच्छा, अगर इंटरनेट की हिस्ट्री देखते हैं जरा सी, अगर इस हवाले से कोई आ जाता है एमसीक्यूज वगैरह, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं जी आरपेंट जो है, ये सबसे पहले यूएस ने जो है वो निकाला। आरपेंट 1960s के अंदर या 1969 के अंदर जो है, ये 1969 के अंदर सबसे पहले उन्होंने अपने जो डिफेंस का पर्पस था, यानी फौज के पर्पस के लिए या सिक्योरिटी पर्पस के लिए निकाला, कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। आरपेंट तो बेसिकली वो खुद यूज करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया जी 1970s के अंदर, 1970s में लोगों को भी अलाउ कर दिया, या स्कूल
कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी अलाउ कर दिया कि आप भी हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला बेसिक टाइप का जो है वो इंटरनेट आप समझ लें, उस टाइम पर उन्होंने अलाउ किया सिर्फ यूएस के अंदर, लेकिन स्टार्ट में ये फौज के लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद फिर करते करते जाहिर बात है पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसकी एक्सपेंशन होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, जाहिर बात है पूरी दुनिया जो है इसको यूज कर रही है। और 2000 के बाद खास करके जो है, या 1989 के बाद जो है इसको हमने देखा कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, ठीक है, चीजें डिफरेंट हो गई और पूरी दुनिया जो है उसको कनेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा इसके अंदर होता है जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जी, जो कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जैसे अब हम देख रहे हैं जी, तो हमारा पीटीसीएल वगैरह होते हैं या कोई और जो है वो होगा। अब बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी आई हुई हैं, तो पीटीसीएल तो अब खैर गवर्नमेंट की नहीं रही, लेकिन इस तरह से बहुत सी कंपनीज होती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसके बाद हमारे पास आईपी, हर एक की यूनिक आईपी है, ठीक है, उसी आईपी एड्रेस से ही वो ऑपरेट करेगा। अच्छा, वेब ब्राउजर्स है, यूजर इंटरफेस है उसके अंदर, और हाइपर लिंक्स है उसके अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हमने बात की कि अब दुनिया क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर जा चुकी है। नेटवर्क न्यूट्रलिटी है, अब जो है वो प्रिंसिपल इसका क्या है बेसिकली कि जो ट्रीटमेंट है डाटा का इंटरनेट के ऊपर, वो अब क्या करता है जी, प्रिवेंट करता है सर्विसेज को, या ब्लॉक करता है, या वेबसाइट्स को, या थर्ड पार्टी कंटेंट्स को। तो अब हर चीज अपनी प्राइवेटली जो है मैनेज हो रही है, ठीक है, और रेगुलेटरी डेटाबेस भी मौजूद है। अच्छा, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक्चुअली में ये टॉपिक पढ़ाने के हैं नहीं, ठीक है, अब क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप छोड़ दूंगा तो कहेंगे कि भाई इसने छोड़ दिया, जान छुड़ाई है। तो ये सिंपल अब है, ये पढ़ने के भी नहीं है, ये वो रहे हैं शायद एमसीक्यूज में कोई आ जाए, तो आपने सिंपली जो है नोट्स को खुद ही देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है जी टेली कम्युनिकेशन। अब टेली कम्युनिकेशन हम किस जमाने में, 2000 के जमाने में, आपको याद होगा 2000 के जमाने में टेली कम्युनिकेशन जो है पढ़ा करते थे, टेली कम्युनिकेशन या आईटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब हम 2023 के अंदर आ चुके हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन क्या है जी, ये एक्चुअली में जो है एक इसको टेलीकॉम भी कहा जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, एक बड़े एरिया के ऊपर जो है, जैसे अब ये देखिए यहाँ पे खंबे वगैरह लगे हुए हैं, टावर लगे हुए हैं वाईफाई के, तो पूरी जो है वो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अब ये हम जैसे यूज कर रहे हैं, कोई भी सिम हो रही है, जैसे जैज की होगी या मोबलिंक की होगी या टेलनॉर की होगी, कोई भी सिम्स होगी, तो वो कैसे होती हैं, वो इसी तरह इनके थ्रू जो है वो एक्सेस कर रही होती हैं, हमारा इंटरनेट इनके थ्रू एक्सेस कर रहा होता है। तो ये सारे का सारा टेलीकम्युनिकेशन है। मुख्तलिफ जो है वो इंटरनेट के डिवाइसेस मिलकर एक टेलीकम्युनिकेशन का सेटअप जो है वो बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो बेसिक कंपोनेंट जो है वो आईटी के अंदर क्या है, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या है, एक सेंडर होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। अब मैं सेंडर हूं, मैं इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो इंटरनेट है जो भी इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप पीटीसीएल का कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, उसके थ्रू ये क्या है, ये हमारे पास एक चैनल है, उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसी तरह से लेट सपोज आपके पास कोई सिम है, जैज की है या जिसकी भी है, आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, फिर एक चैनल यूज होता है बीच के अंदर, फिर जो है वो नेक्स्ट बंदे को रिसीव होता है, तो रिसीवर होता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एनालॉग कम्युनिकेशन है और डिजिटल कम्युनिकेशन। अब ये एनालॉग का जमाना तो पुराना हो गया, अब डिजिटल कंप्यूटर का जमाना है, ठीक है, डिजिटली जो है हर चीज जो है कम्युनिकेट होती है। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर टेलीफोन किस जमाने में था, अब वो चेंज हो चुका जी, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, अब इंटरनेट है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ठीक है, अब आगे जा चुके हैं। नेटवर्किंग है, इसके अंदर लैन की होती है, वैन की होती है, मैन की होती है, ठीक है, नॉर्मली अब वैन ही जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क ही है, हम देखते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर यानी किसके थ्रू ये चीजें पहुंचाई जाती हैं, उसके अंदर आपको पता है कॉपर केबल पहले यूज होती थी, अब जो है फाइबर ऑप्टिक यूज हो रही है। अब जो है वो बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट हमें मिलता है फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, जो स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, या फिर साथ में वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन की, कहीं पे भी दूर दराज एरियाज के अंदर जो है वो वायरलेस के सिग्नल के थ्रू जो है वो चीजें पहुंच रही हैं। फिर हम देखते हैं जी प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स है, कैसे ये चीजें पहुंचती हैं, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, आईपी है या टीसीपी है, ठीक है जी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है या यूनिफाइड कम्युनिकेशन है इसमें हमारे पास। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मोबाइल कम्युनिकेशन सेलुलर नेटवर्क से हमारे पास 3G है, 4G है और अब 5G पे जा चुके हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करते हैं तो वॉइस सर्विस है, डाटा सर्विस है, वीडियो सर्विस है, मैसेजिंग सर्विस है। तो अब ये सारी की सारी पहले तो अलग अलग थी, अलग अलग डिवाइसेज इसके लिए यूज होती थी, वॉइस सर्विस के लिए अलग से, ठीक है जी, वो जैसे आपने पहले देखा होगा कि वॉकी टॉकी होता था, यस एंड ओवर, ओवर उसको कह के वो क्या करते थे। फिर डाटा सर्विस थी अलग से, इंटरनेट की, ईमेल की। तो अब सारी चीजें जो है वो मर्ज हो चुकी हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आज दुनिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर जा चुकी है, ऑर्बिट टाइप है या एप्लीकेशन टाइप है, ठीक है। जीपीएस के थ्रू चीजों को कंट्रोल किया जाता है, या जैसे अब देखने कि भाई वाईफाई के थ्रू जो है वो ऑर्बिट्स मौजूद हैं, तो वहीं से सारी चीजें जो है वो सिग्नल वगैरह भेजती हैं ऑर्बिट के थ्रू जाके, वहां पे जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, तो अब सैटेलाइट के थ्रू जो है वो चीजें मैनेज होती हैं।
टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन, अब ये जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि जो भी कंपनी आती है उसको एक खास फ्रीक्वेंसी देती है ताकि उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। फिर डाटा प्रोटेक्शन भी मौजूद है, उसकी रेगुलेटरीज भी मौजूद हैं। चैलेंजिंग और ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं। आज जो है वो डाटा हर एक का चोरी हो रहा है या हर एक के ऊपर नजर रखी जा रही है। 5G एक्सपेंशन की अब बात हो रही है कि मजीद डाटा आगे जाएगा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है जैसे AI वगैरह जो है अब आगे बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद है हमारे पास सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग आजकल सबसे ज्यादा इन है, आपको पता है, ठीक है। जैसे अब आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो जाहिर बात है यूट्यूब से ही लेक्चर देख रहे हैं, तो यूट्यूब भी एक सोशल नेटवर्क की साइट है। तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये है कि जहां पे आम लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, या एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकें। तो ये क्या है, सोशली, फिजिकली नहीं, सोशली। सोशली जो है, जो लोग हैं जो दूर बैठे हुए एक दूसरे से, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जिन नेटवर्क्स के थ्रू, उनको हम क्या कहते हैं जी, वो सोशल नेटवर्क्स हैं। जैसे जो है वो टिकटॉक है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, अच्छा जी, ये स्नैपचैट मेरे ख्याल में वो है, इंस्टाग्राम है ये, ठीक है जी, अच्छा ये भी टिकटॉक है, ये यूट्यूब है, ये लिंक्डइन है, अब ये पता नहीं क्या है, रेडिएट है शायद, और ये ट्विटर है जिसको एक्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे मुख्तलिफ जो है वो डाटा सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पे हम क्या करते हैं जी, अकाउंट बनाते हैं। हर यूजर अकाउंट बना सकता है और अकाउंट बना के दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और उससे चीजें ले भी सकता है, उसे शेयर भी कर सकता है दूर बैठे हुए। तो ये सारे का सारा अब वर्चुअल जो हमारे नेटवर्किंग है, ये सोशल नेटवर्किंग है। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, यूजर प्रोफाइल होती है, इसके अंदर कनेक्ट होते हैं दूसरों से, फीड्स होती हैं जो भी हम फिर उसके अंदर पोस्ट वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है। पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ठीक है, इससे अलावा भी होंगी। अच्छा, कम्युनिकेशन फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैसेजेस भी हो सकते हैं, कमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है जैसे हम लेक्चर लेते हैं। कंटेंट शेयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हर तरह का कंटेंट जो है वो शेयर भी हो सकता है। प्राइवेसी सेटिंग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और थ्रेड्स भी मौजूद हैं। ग्रुप्स और कम्युनिटीज भी यहाँ पे जो है वो इंगेज हो सकती है एक दूसरे के साथ, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, वो भी सोशल नेटवर्क की साइड है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी होती है, जैसे लिंक्डइन वगैरह पे आप देखते हैं, जॉब्स वगैरह अगर सर्च करते हैं तो लिंक्डइन जो है उसको नंबर 1 पे रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं तो अब ये इतने ज्यादा इन हो चुके हैं कि यहाँ पे अब इन्फ्लुएंसर्स आपको पता है मौजूद होते हैं, लाख या 1.5 लाख जिसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसको फिर कंपनीज जो है वो बताती हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करें या जो भी वो कहना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं यानी कि। चैलेंजेस और कंसर्न्स की बात करते हैं तो हर टाइम पे आपकी सिक्योरिटी लीक हो रही होती है, हम ये देखते हैं। इसके अलावा लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, एडिक्शन हो रही है, तो सोशल मीडिया के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो बहुत तेज से सोसाइटी के अंदर फैल रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं, इसका इंपैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव भी हो रहा है कि दुनिया आज कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन उतना ही ज्यादा दुनिया एक दूसरे से दूर भी हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास जी फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के हवाले से अक्सर जो है एग्जाम में आ जाता है, पास पेपर्स में आया हुआ है फाइबर ऑप्टिक के हवाले से, हर बार नहीं आता लेकिन कभी कभार जो है वो यहां से आ जाता है फाइबर ऑप्टिक। अब फाइबर ऑप्टिक एक न्यू टेक्नोलॉजी है और एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक क्या है एक्चुअली में, फाइबर ऑप्टिक जो है या ऑप्टिकल फाइबर भी इसको कहा जाता है, ये टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को लाइट की पल्सेस के साथ। तो इसका मतलब यह है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ट्रेवल कर रही होती है, और फाइबर ऑप्टिक की एक जो तार होती है, मेन केबल जिसको हम कहते हैं, उस केबल के अंदर क्या होता है जी, ग्लास होता है या प्लास्टिक फाइबर होता है, और वो ग्लास जो है, ग्लास मतलब शीशा, ठीक है, तो ये शीशे से जो है वो लाइट गुजरती है, क्योंकि जाहिर बात है स्पीड ऑफ लाइट से गुजरना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए फिर उसी तरह की स्पीड चाहिए होती है, तो ये शीशे इसके अंदर या ग्लास लगे होते हैं और ये जो है यूज होती है। अगर आप इसकी यहाँ पे शेप देखेंगे तो किस तरह से होती है, सबसे अंदर ये कोर है इसका, ये वो बेसिक है जिसके अंदर से लाइट गुजरती है, ये इसके अंदर शीशा लगा हुआ है, ठीक है जी, ये ग्लास है इसका। इसके ऊपर फिर एक कैडिंग की हुई है, इस शीशे को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहां से लाइट गुजर रही है तो इसको बाहर लीक होने से बचाने के लिए इसके ऊपर कैडिंग है, ये भी प्लास्टिक की होती है, ठीक है, या ग्लास की भी हो सकती है, ये भी शीशे की हो सकती है। उसके ऊपर एक और कोटिंग है, ये जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ये इस शीशे की तार की, ताकि डैमेज ना हो ना, क्योंकि शीशा है, अब आप अंदाजा कर लें वो ग्लास जो है वो ग्लास किस टाइप का जो है वो होगा, तो उसकी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। उसके बाद जो है वो स्ट्रेंथ मेंबर एसयू के ऊपर इसकी ताकत बढ़ाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए ये होता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो बाहर आउटर लेयर्स होती हैं, ये दोनों, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये सबसे बाहर की लेयर है, आउटर जैकेट जो होती है, ठीक है, ये जो आपको यहां पे देखने को मिल रही है ये आउटर जैकेट है। उसके बाद उसके अंदर जो है स्ट्रेंथ मेंबर है एक, और उसके बाद उसके ऊपर है, फिर उसके ऊपर है, और फिर उसके अंदर जो है ग्लास है। तो ये अक्सर जो है इसकी पूछ लिया जाता है कि अभी बताएं जो है इसका क्या जो है वो किस तरह से फाइबर ऑप्टिक जो है वो होती है, तो ये आपको जो है इस पिक्चर को दिमाग में रखना है। तो फाइबर ऑप्टिक बेसिकली क्या है जी, कि उसके अंदर ग्लास है, ठीक है, फाइबर्स जिसको हम कहते हैं, और ये बिलियंस में होते हैं फाइबर्स, और ये जो है इससे स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल होती है। अब ये इस पे होता है कि केबल कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ठीक है, मेन केबल जो है वो डिफरेंट होती है और जो आगे सब केबल है वो डिफरेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसके अंदर कोर होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या, उसके ऊपर कैडिंग होती है, फिर बफर जोन
बैकबोन होता है जो एक को दूसरे से बचाता है, या मॉइस्चर वगैरह जो है या फिजिकल डैमेज से उसको बचाता है। उसके बाद जी ट्रांसमिशन जो है वो लाइट से होती है, क्योंकि इसका जो सारे का सारा होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है इसके अंदर होती है, इसकी वजह से इंटरनेट यहाँ पे बहुत फास्ट आता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल मोड फाइबर भी होती है और मल्टी मोड फाइबर भी होती है, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हाई बैंडविड्थ होती है इसकी, यानी बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैली भी हो सकती है, लो सिग्नल लॉस होता है या ना होने के बराबर होता है, और इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसमें कोई भी अमल दखल नहीं होता जिससे आपके सिग्नल्स वगैरह खराब हो सके। तो ये इसकी जो है वो सबसे ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा इन इस टाइम पे वाईफाई ही है, सॉरी फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, वाईफाई फाइबर ऑप्टिक का। और एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, डाटा ट्रांसफर के अंदर है, केबल टेलीविजन के अंदर है, और मेडिकल जो है वो इमेजिंग के अंदर है। हमारे पास तो हम एक ही जानते हैं कि भाई इंटरनेट है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसी को जो है कहते हैं कि हमारे पास क्या है जी, फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट है। तो ये बेसिकली एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है सेल फोन। अब सेल फोन भी हमें पता है कि जी भाई वो सेल फोन इसीलिए हैं, फोन थे पहले, अब उसके बाद जब वो हाथों में आ गए, ठीक है, इतने मिनी हो गए, छोटे हो गए, तो हमने उसको कहा कि वो सेल फोन है, वो कैरी किए जा सकते हैं साथ में बगैर तार के, बगैर किसी चीज के। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उसमें देखिए यहां पे सबसे पहले आप 1973 का मॉडल देख ले कि जो है वो प्लग के अंदर लगा करता था, घरों के अंदर रखा जाता था, ये सबसे पुराना। उसके बाद फिर जो है 1993 का, उसके बाद 2004 का ये मोटरोला का सबसे फेमस वाला, उसके बाद 2007 में जो है वो एंड्रॉइड फोन्स आ गए आहिस्ता आहिस्ता, और अब 2021 में तो अब तो खैर बहुत एडवांस पे हम जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा एवोल्यूशन है मोबाइल फोन्स की, कैसे जो है वो सेल फोन जो है वो बड़े फोन से आहिस्ता आहिस्ता तार वाले फोन से कन्वर्ट होते होते इस सिस्टम पे आ गए। आज ओएस सिस्टम में हम खड़े हैं, आईफोन के अंदर खड़े हैं, और कहां कहां पे हम जो है वो खड़े हैं। तो ये स्मार्टफोन्स हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सेलुलर नेटवर्क है इनका, टावर वगैरह लगे होते हैं जहां से ये अपने सिग्नल्स को कैच करते हैं। बेसिक कंपोनेंट बात करते हैं तो माइक्रोफोन, स्पीकर है इसके अंदर, डिस्प्ले स्क्रीन है, अच्छा जी, कीबोर्ड या की टच है, बैटरी है, और सिम कार्ड मौजूद होता है। अब आपको पता है वर्चुअल सिम आ चुकी है। एवोल्यूशन ऑफ सेल फोन की बात करते हैं तो किस जमाने में जो है वो बड़े बेसिक फोन हुआ करते थे बेसिक फीचर्स के साथ, अब स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन का मतलब ये है कि वो इंतहाई स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर जो है वो एप्पल का अलग है, एंड्रॉइड का अलग है, या गूगल का अलग है। तो ये अपने अपने सिस्टम्स जो है वो मौजूद हैं, या जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का या ब्लैकबेरी वगैरह तो खत्म हो चुके हैं खैर। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वाईफाई की कनेक्टिविटी भी है, ब्लूटूथ की भी है, और एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी जो है वो पॉसिबल है। और मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ऐप्स होती हैं, ऐप स्टोर होता है, या गूगल स्टोर होगा, या जो है वो आईफोन का स्टोर होगा। और कैटेगरीज भी इसके अंदर होती हैं, सोशल मीडिया, हर चीज़, यानी हर चीज़ की डिवीजन है मुख्तलिफ तरह की जो है वो जो यूज़ करें गेम्स के लिए, जिसके लिए भी। मोबाइल पेमेंट है, आज डिजिटल वॉलेट हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। डिजिटल वॉलेट्स के अंदर आपको पता है कि जो बहुत सारी एप्स हैं वो अब यूज़ कर रही हैं, इसी तरह से बिजनेस भी उनके थ्रू हो रहा होता है। अच्छा जी, काउंटलेस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं वहां से। ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या है कि सेल फोन को दुनिया ने बदल दिया। आज दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट और जो है ग्लोबलाइज हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ सेल फोन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, और जितना ये इन है इसके हवाले से तो जरूर आ सकता है। और 2023 जो है इसको ईयर ऑफ एआई भी कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस साल के अंदर 2023 के अंदर जब खत्म हो चुका है, तो 2023 के अंदर सबसे ज्यादा जो रेवोल्यूशन आया वो एआई के अंदर आया। तो अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ टाइम पे रेवोल्यूशन आते रहे हैं। जैसे दुनिया में सबसे पहले देखिए जब एग्रीकल्चर आया, ठीक है, तो क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन आया कि भाई दुनिया ने जो है वो एक जगह रह के कुछ चीजों को उगा के खाना स्टार्ट कर दिया। ये रेवोल्यूशन था, दुनिया को बदल दिया कि भाई आप जो है वो घूमते हैं जगह जगह शिकार के लिए, वो दुनिया ऐसी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिर राइटिंग का रेवोल्यूशन आया, लोगों ने लिखना सीखा तो कम्युनिकेशन डेवलप हो गई। इसी तरह से फिर टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो दुनिया इंडस्ट्री पे चली गई। अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया 90s के अंदर, और अब उसी के अंदर जो है हमने देखा कि अब एआई आ गई। तो अब एआई 2023 के अंदर जिस तरह से परफॉर्म किया, चैट जीपीटी है या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, तो इसने दुनिया को बदल दिया, और अब ये दुनिया को आगे बदलने जा रही है। आज से 5 साल पहले जो था, आज से 5 साल बाद ये बदलने जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इंसानों की अहमियत कम होती जाएगी और मशीनें जो हैं उनकी अहमियत ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि इंसान है, इमोशनल है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लर्निंग की कैपेसिटीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन मशीन की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना उसको ट्रेन करेंगे होता जाएगा, लेकिन इंसान की लिमिटेशन है, ठीक है। तो अब मशीन जो है ना, रोबोट्स काम करेंगे, और ब्रेन जो है उसके अंदर चिप्स इंस्टॉल होंगी और वो काम करेंगे, तो अब फिर जो है हर चीज जो है उस लेवल पे जाएगी। तो थ्रेट्स भी उतने ही ज्यादा हो चुके हैं खैर अब जो है। तो एआई जो है इस टाइप पे सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए एआई का मतलब ही क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो जहानत तो है ही है ना कि भाई जहीन है, हम कहते हैं कि भाई ये इंसान बहुत ज्यादा जहीन है, लेकिन अगर मशीन जहीन हो जाए, लेकिन वो मशीन है तो इसलिए उसको आर्टिफिशियल कहा गया कि वो खुद ही अप्लाई करे लॉजिक को, यानी अकल को खुद ही अप्लाई करे। अब हम क्या करते हैं, हम अकल को अप्लाई करते हैं ना कि यार ये
करना चाहिए, नहीं इस पे यहां करें, इस पे नहीं, इस बटन को प्रेस करें, इसको नहीं, ये टूल यूज करें, ये नहीं। तो वो सारा लॉजिक का जो काम है, ठीक है, जो रीजनिंग का जो काम है, एक्चुअली में अकल पे चीजों को परखने का वो मशीन खुद कर रही है। जो उसके अंदर डाटा मौजूद है, जो फीड किया हुआ है, उस डाटा से वो लर्न भी कर रही है, ठीक है जी। आप उसको अगर एक बार एक चीज पे कहते हैं हाँ यार ये अच्छा किया, तो अगली बार उसी को रिपीट करेगी। आप कहेंगे मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, तो डिफरेंट करेगी, जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब लर्न कर रही है और उस लर्निंग के ऊपर हमें जो है वो आउटकम दे रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि अब ये जहानत बहुत तेज हो चुकी है और इंसानों से ज्यादा इसकी लिमिटेशंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका इमोशन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहा जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर शायद इमोशनली भी कर दें, पता नहीं फिर क्या हो। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नैरो या वीक एआई है, जो अब तकरीबन स्टार्ट हुई थी तो जाहिर बात है नैरो ही थी, अब भी हम कह सकते हैं कि शायद नैरो ही है, क्योंकि जब 2024 खत्म हो रहा होगा तो हम देखेंगे कि हम वाकई में 2023 का जो एआई है उसको नैरो ही कहेंगे। लेकिन जो जनरल और स्ट्रांग एआई है, तो अब आप देख लें जैसे जो है ना बहुत सी चीजों के जो पेड वर्जन है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है वो नॉर्मल जब हो जाएंगे तो ये बहुत स्ट्रांग है। मशीन लर्निंग आज जो है वो हो रही है, और मशीन लर्निंग क्योंकि मशीन को हम सिखा रहे हैं और वही जो है वो सारा अप्लाई कर रही है आगे। फिर सबसेट ऑफ एआई की अगर हम बात करते हैं तो मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, क्योंकि जब तक हम मशीन लर्निंग करवाएंगे तो ये उसके बाद आगे जो है वो एआई काम करेगी। एआई किसके ऊपर काम करती है? मशीन्स के ऊपर ही काम करती है ना बेसिकली, ठीक है। या सुपरवाइज लर्निंग है या अनसुपरवाइज लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये मशीन लर्निंग का ही है या एआई का ही हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम है अब जी, रूल बेस्ड सिस्टम है या एप्लीकेशन है? कि रोल बेस्ड सिस्टम का मतलब है कि स्पेसिफिकली जो डिफाइनिंग रोल है वही होगा, या एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो एक उसने प्लानिंग कर दी या जो भी उससे हम काम लेना चाह रहे हैं वो करेगी। और एआई इन रोबोटिक्स की बात करें तो अब ये 2024 का साल जो है, अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये क्या है जी, एक न्यू बिगिनिंग है रोबोटिक्स के अंदर, कि अब दुनिया जो है रोबोट्स की तरफ जाएगी, हर घर में एक मौजूद होगा। पहले से भी अब दुनिया आगे जा चुकी है। एआई बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस जो है वो एआई के थ्रू होगा। और एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस की बात करें तो यहां पे प्रॉब्लम्स हैं कि अब देखिए जॉब जो है वो रिड्यूस होती जाएंगी। अब वो लोग जो स्किल्ड नहीं है या जो लर्न नहीं करते, अब उनके लिए जमाना नहीं रहा। जो लोग लर्न नहीं करेंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे, जो सरकारी मुलाजिम वगैरह होंगे। तो आपने लर्न करना है, अदरवाइज क्योंकि सरकारी लोग सबसे पुराने होते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना चीजों को लर्न नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एआई गवर्नेंस और रेगुलेशन के अंदर भी अब यूज हो रही है, और फ्यूचर जो है वो एआई का ही है एक्चुअली में। हम देख रहे हैं कि अब इंसानों को रिप्लेस किया जा रहा है, तो जब इंसान रिप्लेस हो जाएंगे तो फिर मशीनें आ जाएंगी, तो दुनिया बदल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम या आईएस इसको कहा जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि बेसिकली देखिए जब कंप्यूटर आया हमारे पास, तो कंप्यूटर से हमने क्या किया, कंप्यूटर को हमने किस लिए यूज किया? इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया ना। कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा जो है वो डाला। अब डाटा डाला तो उस डाटा से हम क्या करते हैं जी, उस डाटा को हम अपने लिए यूज करते हैं, और उस डाटा से हम जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं या प्लानिंग करते हैं। क्योंकि अब ये सारा डाटा हम पेपर पे रखते थे, तो अब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो सारे का सारा हमने एक जगह पे इसको लाग कर दिया। अब सॉफ्टवेयर भी ऐसे मौजूद है जो खुद ही, जिसके अंदर हम डाटा डालेंगे तो खुद ही हमें उसके ऊपर रिजल्ट जनरेट करके दे देंगे। तो ये फॉर्मल, सोशो टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी लेवल पे हो सकता है, एक आम भी हो सकता है, सोसाइटी भी यूज कर सकती है। तो भी इसके टूल्स क्या है, देखिए एक साइड पे अगर कंप्यूटर मौजूद है तो दूसरी साइड पे कोई भी मौजूद है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कुछ भी है, और एक साइड पे लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो असल में बेसिकली तो लोगों के इर्द चीजें घूम रही हैं कि हम जो है वो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को अपनी आसानी के लिए। और कंप्यूटर को क्यों यूज कर रहे हैं? वहां पे कोई ना कोई चीज फीड करने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई बिजनेस की कोई इंफॉर्मेशन। तो ये सारा मिलके क्या बना रहा है, मिलके बना रहा है हमारे लिए आईएएस क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा है। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर और पीपल। कि यानी सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर डाटा होना चाहिए जो उसके अंदर फीड करेंगे, फिर उसको प्रोसेस करना है, और फिर लोग जो है वो यूजर्स होने चाहिए जो डाटा को यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से हो सकते हैं जी? टीपीएस हो सकता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एमआईएस हो सकता है, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ईआईएस, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज और मैनेज डेटा होता है, और डेटा जो है वो इंटीग्रिटी उसके अंदर होती है, क्योंकि कंप्यूटर तो जाहिर बात है उसकी जो एक्यूरेसी वो ज्यादा होगी। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन उसके अंदर बात करें तो कनेक्टिविटी होगी, जिसके थ्रू उसको कनेक्ट किया जाएगा, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या इंटरनेट टू इंटरनेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC को कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जाता है जी, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जो है उसके फेजेस है, उसके अंदर प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिजाइन है, इंप्लीकेशन है उसकी,
इसी तरह से एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वो क्या कर रही हैं जी, वो बेसिकली डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो प्रोटाइज कर रही हैं डाटा को या उसकी कोलैबोरेशन को। और सिक्योरिटी और प्राइवेसी की अगर हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी है और प्राइवेसी भी, उसकी प्रोटेक्शन भी है। तो बेसिकली ये अब कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं इंटेलिजेंस के अंदर, हर जगह पे, यानी हर जगह पे, हर सिस्टम के अंदर इनके जो रोल है वो प्ले हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। अब ये भी जो है पुराना हो चुका है। अब जो है वो हम बात करते हैं सर्विलेंस की। तो सर्विलेंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, गो के अभी तक आया नहीं है लेकिन यहाँ से आ सकता है सर्विलेंस, क्योंकि अब देखिए हम देखते हैं सर्विलेंस का मतलब क्या है। सर्विलेंस का मतलब आप सिंपली कह सकते हैं जी कि नजर रखना, ठीक है। आज हर बंदा जो है वो एक नजर के अंदर है। नजर के अंदर मतलब किसके अंदर है कि वो जो है उसको हर टाइम जो है वो सिक्योरिटी में रखा हुआ है और उसकी हर तरह की हरकत जो है वो उसको नोट किया जा रहा है। कि जब आप एक कंपनी के अंदर जाते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू के लिए गए, कहीं पे भी गए, अब उस कंपनी में आपको एक जगह पे लिखा हुआ नजर आता है कि आप कैमरे की आंख में हैं। खास करके सिक्योरिटी इदारों के बाहर से गुजरे तो वहां पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं सावधान हो जाना, कि यार आप अटेंटिव हो गए, कि आपको पता है कि आपकी हर हरकत जो है वो नोट की जा रही है, कि आप जो है वो देखेंगे भी उतना ही जितना आपको देखना चाहिए, आप सुनेंगे भी उतना ही जितना आपको सुनना चाहिए। यानी आपके ऊपर जासूसी हो रही है हर टाइम पे, समझ रहे हैं ना। तो ये जो जासूसी है ये दुनिया का अब एक नया ट्रुथ बन चुका है। अब देखिए, अब इस टाइम पे हमारी जासूसी कौन कर रहा है? हमारी जासूसी एप्स कर रही हैं, हमारी जासूसी ये सोशल मीडिया कर रहा है, हमारी जासूसी इंटरनेट कर रहा है, हमारी जासूसी एआई कर रही है, हमारी जासूसी ये टेक्नोलॉजी कर रही है। तो बेसिकली आज हमें टेक्नोलॉजी ने ऐसे घेर लिया है कि हर ऐप, हर चीज हमारी सर्विलेंस कर रही है। किसके नाम के ऊपर? सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, बिजनेस के नाम के ऊपर, ठीक है, अपने प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर जो है वो हमें कंट्रोल किया जा रहा है आज। तो ये दुनिया की सबसे बैड रियलिटी है कि 8 अरब इंसानों को जो है वो आज सर्विलेंस की जा रही है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है। और किस तरह से अब जैसे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है वो चिप लगा दी जाएगी इंसानों के अंदर, और जिसके पास चिप नहीं होगी उसका कोई काम नहीं हो सकता। तो चिप के थ्रू पूरी दुनिया को मॉनिटर किया जाएगा, उसकी नीड हो जाएगी आने वाले 1-2 साल के अंदर। अब टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, एक फिजिकल सर्विलेंस है जिसका जमाना खत्म हो गया कि आप किसी की जासूसी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस डिवाइसेस, कैमरा वगैरह से जो है वो होती थी, अब ये भी पुरानी हो चुकी है क्योंकि अब सैटेलाइट से हो रही है चीजें, ठीक है। और मैस सर्विलेंस एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आज जो है वो जीपीएस सिस्टम के थ्रू हर टाइम पे हम ट्रैक हो रहे हैं, हर टाइम पे हमें जो है वो मल्टी लेवल के ऊपर जो है ट्रैक किया जा रहा है, एप्स के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है। सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो जैसे सीसीटीवी कैमरा थी पहले, ठीक है जी, अब ड्रोन्स हो चुके हैं, या बायोमेट्रिक सर्विलेंस जो है हो चुकी है हर चीज की। और कम्युनिकेशन जो इंटरसेप्शन है उसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, या बाकी जितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं उनके थ्रू अब हमें जो है वो सर्विलेंस हमारी की जा रही है। और गवर्नमेंट सर्विलेंस जो है आज सबसे टॉप पे यही है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पूरी दुनिया को गुलाम बनाया गया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। काश हम इस जमाने में ना होते, ठीक है। मुझे इस बात पे बहुत दुख होता है क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये चीजें हो चुकी हैं, जाहिर बात है। तो ये चीजें जो है ना, अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर हम जहां पे सर्विलेंस में है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। तो खैर अब क्या कहा जाए। और कॉर्पोरेट सर्विलेंस मौजूद है जो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर नजर रखती है। वो तो आपको पता है, आप जहां पे भी जॉब करते हैं हर जगह पे कैमरे मौजूद होंगे और आपको देखा जा रहा होगा कि आप बैठे हैं, खड़े हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसकी ट्रैक उसको भी करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि एप्स वगैरह जो है वो आप जो भी कहा जाता है कि आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब वो सुन रही हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एप्स दिखा रही हैं। सोशल मीडिया सर्विलेंस है, उसके बाद डाटा माइनिंग होती है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। और ये जो है ना, ये काफी खतरनाक किस्म की है। ये दुनिया की आज एक और रियलिटी है। एक तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो हो रही है, और दूसरा जो है ये प्रोडक्ट को बेचने के नाम पे जो सोशल मीडिया की सर्विलेंस हो रही है ना, इसी वजह से एक डाटा साइंस आप देखिए अब इमर्ज हो रही है कि भाई कैसे आप जो है चीजों को कलेक्ट करके अपने जो है वो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। पब्लिक सर्विलेंस, अर्बन सर्विलेंस हो सकती है, और स्मार्ट सिटीज के थ्रू अब जैसे हो रही है, जैसे बाहर के शहरों में चले जाएं तो अब हर टाइम पे नजर में ही होंगे। और प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं, सिविल लिबर्टीज अब खत्म होती जा रही हैं, और डाटा प्रोटेक्शन जो है वो भी ना होने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो ये इखलाकी तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो रहा है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो अब इस पे लीगली जो है वो हर चीजें, लीगल लोग खुद अब इसकी सर्विलेंस में है, तो क्या कहा जाए, ठीक है। और काउंटर सर्विलेंस की बात की जाए तो मैयर्स उसके लिए जा सकते हैं, या इंक्रिप्शन की जा सकती है, अपने आप को साइबर सिक्योरिटी सीख के मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि हमारी सर्विलेंस को जो है वो कंट्रोल किया जाए। और ग्लोबल इंपैक्ट इसके क्या होंगे कि पूरी दुनिया जो है वो अब गुलाम बनती जा रही है सर्विलेंस के थ्रू। तो ये हमारे पास एक चैप्टर यहाँ पे जो है वो एंड हो रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये सारी चीजें हमें आती हैं। तो बेसिकली ये नोट्स इंपॉर्टेंट है जो आपके पास आ जाएंगे, आप इससे गो थ्रू हो जाएंगे। तो कोई एमसीक्यूज वगैरह यहाँ से आता है तो आप उसे कर सकते हैं, और अगर जो है एमसीक्यूज नहीं भी आता और कोई चीज आपसे पूछ भी लेता है तो आप जो है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं।
चैप्टर सेकंड है हमारे पास ये एनर्जी, ठीक है जी। एनर्जी क्या है जी? तवानाई। तो हमारे पास यहाँ पे तवानाई में क्या आता है? तवानाई में बेसिकली हम देखेंगे एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, बायोफ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या है। तो ये चैप्टर यहाँ से एक आध क्वेश्चन आता है, इससे जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक तो बायोफ्यूल के ऊपर अक्सर रिपीट होता है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिपीट होता है। ये दो चीजें हैं जो बार बार आती हैं और यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बायोफ्यूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ओवरऑल पूछ लेगा। अब ये याद रखिएगा, जब भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, जैसे बायोफ्यूल पे आए तो कोई इश्यू नहीं है, आप 5 मार्क्स का लिखेंगे यहां पे। लेकिन अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपको देता है तो अब आप शुरू हो जाएं कि भाई यहां पे 10 सोर्सेज है रिन्यूएबल के और आपने वन बाय वन सबकी डिटेल शुरू कर दी, तो फिर आप जब पीछे सर उठाएंगे ना तो आपको बहुत अफसोस होना है कि अफसोस ये क्या हो गया, क्या हो गया, अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया आपने, 5 नंबर के लिए देने उसने फिर भी 4 ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको एक तो सबसे पहले ये तय करना है कि आपको सारा नॉलेज यहां नहीं निकालना, 5 आउटलाइन कर लें कि भाई ये 5 रिन्यूएबल एनर्जीज के सोर्सेज मुझे लिखने हैं और 3-3 लाइन लिखनी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। याद रखिएगा, ये अब आपको बता रहा हूं। एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम बेसिकली एनर्जी के सोर्सेज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं, एक है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि जो दोबारा से नहीं हो सके, बार बार वो नहीं हो सकती है, तो जो बार बार इस्तेमाल हो सकती है उसको हम कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और जो बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकती उसको हम कह रहे हैं जी वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि एक बार हमने यूज किया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब देखिए ऑयल है ना, हम निकालते जा रहे हैं, अब वो पीछे दोबारा तो खत्म होता, कम होता जा रहा है ना, उसकी कमी होती जा रही है। लेकिन वहीं पे अगर विंड है तो उसकी तो कोई कमी नहीं है, वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। सोलर एनर्जी है तो वो अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है जी। जियोथर्मल है तो रिपीट हो रही है, लेकिन यहां पे ये सारी चीजें कम होती जा रही हैं एक लिमिट के साथ साथ, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो कम हो जाएंगी, एक वक्त आएगा। और जैसे आपने देखा अब COP28 हुआ तो अब हम फॉसिल फ्यूल्स से जो है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इससे मूव करके जा रहे हैं इस पे। तो ये एनर्जी की जो है वो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन है इस फेज से इस फेज के अंदर, कि ये फेज जो है हमने इसको बहुत सेलिब्रेट किया और दुनिया ने इसके ऊपर मलकियत की कि ब्लैक गोल्ड का नाम दिया इसे, कि यार काला सोना है ये, जिसके पास कोयला था, ठीक है, उसके बाद ऑयल था। तो अब कोयला सबसे सस्ता है, सबसे चीप टाइप का जो है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कार्बन पैदा करता है, जिस वजह से माहौल जो है हमारा बर्बाद हो रहा है। इसी के अलावा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल है, गैस है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन पैदा कर रहे हैं, और कार्बन जो है वो एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो है हम जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो विंड है, ठीक है जी, चाहे वो हाइड्रो पावर है, चाहे सोलर की एनर्जी है, जियोथर्मल है या बायोगैस है, ये वो रियलिटीज हैं जो कभी कम नहीं होगी, ये नेचर की तरफ से हैं। वो भी कुदरत की तरफ से थी, ऐसा नहीं है कि कुदरत की तरफ से नहीं थी, लेकिन ये कम अमाउंट में है, जाहिर बात है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये रिन्यूएबल है, बार बार यूज हो रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। उसके अंदर अब देखते हैं जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या आता है जी, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जिसमें कोल सबसे पहले नंबर पे है। कोयले का इस्तेमाल सबसे सस्ता है, तो दुनिया ने सबसे पहले कोयले का इस्तेमाल स्टार्ट किया। सबसे पहले कोयले से चलने वाली चीजें हमने देखा दुनिया के अंदर, उन्होंने जो है तरक्की की। जितने भी पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सारे का सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोयले के ऊपर ही था, ठीक है, जो फॉसिल था। और उसके अलावा पेट्रोलियम है, उसके अलावा नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक जो है ये सारे के सारे हैं, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन से बने हुए ऑर्गेनिक चीजों की। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी है जो एक रियलिटी है, विंड एनर्जी है, हवा से जो हासिल की जाती है, हाइड्रो पावर है, बिजली से, बायोगैस जो है वो जो मटेरियल्स वगैरह उसकी जो गैस हासिल होती है हमें, ठीक है जी, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, खास करके एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है उसको एक प्रोसेस से गुजार के बायो जो एनर्जी हासिल की जाती है, और जियोथर्मल एनर्जी जमीन की जो हीट है उससे एनर्जी जो है हासिल की जाती है। अब देखिए इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी भी न्यूक्लियर फिशन से या न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है वो, या तो उनके टूटने से या मिलने से जो है ये एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं, और ये एटम से हमें एनर्जी हासिल होती है। ये सबसे पावरफुल एनर्जी है, लेकिन ये खतरनाक भी है और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है इससे हासिल हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही कॉस्टली हैं। फिर टाइडल और वेव एनर्जी है, ये भी रिन्यूएबल है, ये भी टाइड से समंदर जहां पे है वहां पे हासिल कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी भी हो सकती है इसके अंदर, या वेव एनर्जी भी हो सकती है। बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल एथेनॉल और बायोडीजल इससे हासिल हो सकता है, ठीक है। और अल्टरनेटिव और इमर्जिंग जो है वो एनर्जी के सोर्सेज भी मौजूद है यहाँ पे। न्यूक्लियर जो है वो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू, या एडवांस सोलर टेक्नोलॉजीज के थ्रू, या एनर्जी सोलर के थ्रू जो है वो, या आर्टिफिशियल जो है वो पैथोजेंस के थ्रू जो है हो सकता है।
एनर्जी एफिशिएंसी या कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब इसके लिए हमें जो है एनर्जी की एफिशिएंसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अब जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है, तो जहां पे हम जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी जब भी यूज करेंगे तो हमें एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाना होगा, यानी हम ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज करें, ऐसी चीजों को इस्तेमाल करें कि जिससे एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। यानी अगर पहले हम कंप्यूटर यूज करते थे तो कंप्यूटर ज्यादा एनर्जी ले रहा है, तो अब हमने लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया, ये एनर्जी एफिशिएंसी है। पहले हम नॉर्मल जो बल्ब इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वो ज्यादा लाइट ले रहा था, लेकिन हम एलईडी बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब वो कम ले रहा है। तो ये एलईडी है या जो वो चीजें जितनी भी फ्रेंडली हैं, जो कम एनर्जी लेके जो है वो एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं या अपना प्रॉपर वर्क दे रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी एफिशिएंसी है ये। जैसे हमारे मुल्क में हम कहते हैं जी भाई डे लाइट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि हम एनर्जी को बचा सके, हमारी तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करते हैं तो अब शिफ्ट हुआ जा रहा है कहां से जी, रीन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हुआ जा रहा है नॉन रीन्यूएबल से, और अब ये दुनिया की नई रियलिटी जो है वो बन चुकी है। अब इसके अंदर चैलेंजेस अभी इस टाइम पे हम देख रहे हैं, तो चैलेंजेस क्या है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है नॉन रीन्यूएबल का, ठीक है, और एनर्जी सिक्योरिटी जो है अब इस टाइम पे जो हम देख रहे हैं कि भाई दुनिया जो है उस साइड पे जा रही है, और खास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है उनके लिए अब एनर्जी सिक्योरिटी का काफी ज्यादा थ्रेट बन चुका है। अब देखिए यहां पे जो हमने एनर्जीज डिस्कस की ना, उस पे जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं उनका पैटर्न क्या है। अब सोलर एनर्जी हमें पता है कि सूर्य से हासिल होती है, जाहिर बात है जब सूर्य से हासिल होती है तो हम देख रहे हैं कि भाई सूर्य से कैसे हमने जो है बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाई हुई हैं, सोलर प्लेट्स, और उन सोलर प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो उसका अडॉप्टर वगैरह है उससे, बैटरी से, और उसके बाद उससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं जी टाइडल एनर्जी है तो टाइड्स के थ्रू हासिल हो रही है, यानी ये सारी, या खास करके विंड की एनर्जी है तो बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, बड़े बड़े टरबाइनें लगी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, हवा चल रही है, ऐसे एरियाज के अंदर मुसलसल एनर्जी जो है वो बनाई जा रही है। उसमें अगर हमें सीखना है या समझना है तो वो यहां पे देखिए ये अब वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी है। अब नॉर्मली समंदर जो है ये यहां पे समंदर का एरिया है, लेकिन समंदर की जब साइड पे आता है लहरें, तो आपको पता है वेव्स तो हर टाइम पे बन रही हैं, क्योंकि जो विंड है वो चलती है, तो हवा के चलने से वेव्स बनती हैं, तो वेव्स बनने से अब वेव्स हर टाइम पे बन रही हैं, और वेव्स के अंदर एक प्रेशर है, तो ये प्रेशर जाया हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये प्रेशर टाइड्स भी बनती हैं। टाइड्स अब खास करके कब बनती हैं, टाइड्स तब बनती हैं जब चांद की रोशनी, चांद की जो है वो खिंचाव होता है, ठीक है जी। जब चांद जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लेता है तो पानी को खींचता है अपनी तरफ, जमीन को खींचता है, लेकिन जमीन तो हार्ड है, तो जाहिर बात है पानी उसकी तरफ खींचता है। तो जब पानी ऊपर की तरफ खींचेगा तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हाई टाइड बनेगी। लो टाइड या हाई टाइड हम देखते हैं न्यू मून के टाइम पे या फुल मून के टाइम पे बनती है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा लहरें बनती हैं। तो ये जो है चांद हर टाइम पे खींच रहा होता है, तो इसकी वजह से भी जो है वो वेव्स पैदा हो रही है, और दूसरा विंड की वजह से, तो ये समंदर के अंदर हर टाइम पे पैदा हो रही होती है। अब ये वेव्स जब किनारे की तरफ आती हैं तो किनारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हो रहा है ना, अब पानी, क्योंकि पानी की सतह कम हो रही है, तो फिर यहां पे ये क्या करते हैं, जहां पे वेव है, अब देखिए इस पिक्चर के अंदर, तो यहां तक वेव्स आ रही हैं, उसके बाद जहां पे इसके, जहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये सरफेस ऊपर जा रही है, तो यहां पे कैप्चरिंग चैम्बर मौजूद होता है, यहां पे बैटरीज लगी होती हैं, बहुत सारी सिस्टम लगाया हुआ होता है, ठीक है। अब यहां पे जो है ना काफी प्रेशर के साथ ये वेव्स आके लगती हैं, और यहां पे फिर उसके बाद कन्वर्ट होती हैं इस चैम्बर के अंदर, फिर यहां आगे टरबाइन लगी हुई होती है, और ये वेव का प्रेशर, सारे का सारा प्रेशर यहां पे कलेक्ट होके फिर यहां से जो है टरबाइन के ऊपर प्रेशर डलता है, और टरबाइन आगे चलती है, जैसे जैसे टरबाइन मूव करेगी एनर्जी पैदा होगी, और ये इस तरह से बिजली हासिल होगी, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास टाइडल एनर्जी है। दूसरा हमारे पास है बायो एथेनॉल। बायो एथेनॉल या बायो गैस कैसे हासिल होती है, बायोफ्यूल कैसे हासिल होता है, नॉर्मली शुगर या जो हमारे पास स्टार्च की जो चीजें होती है, जो मक्की वगैरह होती है, इससे ये ज्यादा हासिल होती है। जब ये फसलों का हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है, फसलें सारी जो है बेकार हो जाती हैं, ठीक है, जब उनसे हमने सब हासिल कर लिया, अब उसके बाद उनका वेस्ट जो बचता है, उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, उस वेस्ट को हम लेके आते हैं प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर उसको जो है वो बायोफ्यूल के प्लांट्स के अंदर डाल के, तो वहां से उनसे एनर्जी हासिल करते हैं, और उससे फिर जो है बायोफ्यूल स्टेशंस भी अब दुनिया के अंदर बन चुके हैं। तो दुनिया तो बहुत एडवांस हो चुकी है, और ये अपने वेस्ट को जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से इंसानों के वेस्ट से जो है बायोगैस बनाई जा सकती है। ये सारे का सारा जो हमारा जो गटर लाइन्स बनी हुई है, इसके अंदर भी गैस है, जाहिर बात है वहां से इस्तेमाल हो रही है, तो बन रही है, तो ये यहां से बनती है। फिर है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी, इसके ऊपर अक्सर पूछा जाता है। अब जियोथर्मल एनर्जी हमें पता है कि हम जैसे जैसे जमीन में नीचे जाएंगे तो हीट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे हीट इंक्रीज होगी, ठीक है। और जमीन के नीचे पानी मौजूद है, हमें पता है हर जगह पे जमीन के नीचे पानी ही पानी है, ये तो हमें पता है, एक सरफेस है, उसके बाद आपने नीचे जाते जाना है और पानी आ जाएगा। तो वो जो आप सुनते हैं ना यहां पानी नहीं मिला, वो एक खास सतह होती है, एक खास सरफेस है, जहां तक आपको पानी नहीं मिलता आप उस एरिया को छोड़ देते हैं। अदरवाइज जमीन के नीचे हर जगह पानी मौजूद है, क्योंकि जमीन के नीचे है ही पानी, समझ रहे हैं। तो जमीन के नीचे पानी है, इस क्रस्ट के अंदर पानी ही पानी है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि स्टेप 1 के अंदर आपने क्या करना होता है, हॉट वाटर जो है
उसको आप इंजेक्ट करते हैं अंदर जमीन के। आप सिंपल वाटर भी अगर इंजेक्ट करेंगे तो तब भी, अब देखिए यहां से, इससे यहां से आपको समझ आएगी। इस पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए। अब पॉइंट नंबर 5 पे हम क्या करते हैं, ठंडा पानी जो है या पानी जो है, कोई भी पानी हो, उस पानी को हमने क्या करना है, उस पानी को हमने यहां पे जमीन के अंदर भेजना है। वो पानी जमीन के अंदर आएगा, उसके बाद यहां से वो पानी क्या करेगा जी, वो पानी जमीन के अंदर जाके गर्म होगा, और उसके बाद यहां से हॉट वाटर का हमने ट्यूब लगाई हुई होगी, उस ट्यूब से जो है वो क्या करेगा, यहां से स्टीम बनेगी इससे, और आगे स्टीम की टरबाइन बनी हुई होगी, और स्टीम की टरबाइन से यहां पे आगे जनरेटर होगा, जनरेट करेगा, और फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और फिर हम आगे जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे हम इसे यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी है। तो यहां पे हमारे पास ये लेक्चर एंड हो रहा है, ठीक है, जिसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जीएसए का, जनरल साइंस का। होप्स हो मैंने कोई टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा, चाहे वो कम इंपॉर्टेंट था, ज्यादा था, कोई भी नहीं छोड़ा। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने जो है अब यहाँ से अगर आप 30 मार्क्स नहीं ले सकते या 40 मार्क्स नहीं ले सकते हो तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, ठीक है।